आप सभी का स्वागत है फिर से साइंस एंड एडवेंचर में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और चलिए फटाफट से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि चार्ज के फ्लो होने से आती है। जैसे हमने लाइट पढ़ा था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें देखने में मदद करती है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि चार्ज के फ्लो होने से आती है। तो क्या डिफिनेशन है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which arises from flow of charge। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज से आती है। तो ये चार्ज क्या होता है? हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी जो चार्ज से आती है, लेकिन ये चार्ज क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता हो, हमने क्लास 9 में बहुत बढ़िया से पढ़ा है चार्ज, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज चार्ज होता है व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम अ चार्ज। मतलब कभी भी कोई भी एटम अगर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर देता है, तो उस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आती है। चार्ज दो प्रकार का होता है, पहला तो पॉजिटिव फिर दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव कब आता है, निगेटिव कब आता है? देखो, पॉजिटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन देता है कोई एटम, और नेगेटिव कब आता है जब कोई लेता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि चार्ज फ्लो होने से आती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, वो चार्ज है जो ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो ऑफ चार्ज से आती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। चार्ज का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, सॉरी 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 सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो चार्ज का फ्लो है पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है जिससे वो एनर्जी निकाल, वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन चार्ज का फ्लो होना अगर तुम उसे डिवाइड दोगे टाइम से, तो वो होता है करंट। देखो, चार्ज की चार्ज को हम लोग मान लो ऐसे लिख रहे हैं, चार्ज और टाइम, और यहाँ पे क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, ऐसे। और टाइम की, टाइम, ठीक है, टी। अरे, चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो यहाँ पे हो गया क्यू अपॉन टी। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो इस चैप्टर में पहला आ गया आपका फॉर्मूला। ये चैप्टर बहुत फॉर्मूला वाला है, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फॉर्मूला को नोट करो, ऐसे ही मत देखने आ जाओ वीडियो। ठीक है, तो ये करंट है। तो इसका देखो, इसको अगर हम लोग बोले इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमें इसका जो एस आई यूनिट होती है, एस आई यूनिट, वो एम्पियर होती है, एम्पियर। क्योंकि इससे खोजा था एंड्री मैरी एम्पियर ने, तो उन्हीं के नाम पे उनका एस आई यूनिट रख गया था, एस आई यूनिट रख गया था एम्पियर। ठीक है, और
इस देखो एम्पियर रख गया। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि एक एम्पियर का कोई सामान है, तो एक एम्पियर का मतलब क्या है? एक एम्पियर का मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज बह रहा है एक सेकंड में। मतलब कोई डिवाइस पे लिखा है, मान लो ये कोई डिवाइस है, इस पे लिखा 1 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि एक कूलम चार्ज उस डिवाइस में से 1 सेकंड में भाग जा रहा है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। मतलब एक कूलम चार्ज वो 1 सेकंड में ले रहा है। अब जैसे 20 एम्पियर, तो 20 कूलम चार्ज पर सेकंड वो ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसे ऐसे मतलब देखते हैं। ठीक है, अब इसे नापते कैसे हैं? देखो ये कोई सर्किट है, ये मान लो कोई, ये है पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। अब अगर ये करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अगर ये करंट जा रहा है तो हम लोग इसे सीरीज में लगाते हैं। ये मान लो कोई रजिस्टर है, ठीक है, तो हम लोग एम मीटर को सीरीज में हमेशा लगाते हैं फॉर चेकिंग करंट, कितना करंट है। अब आगे एसआई यूनिट हो गया, एम मीटर हुए, समझ में आ गया ना? मतलब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में। और देखो यार, एक कूलम, अगर हम और इसे अच्छे से फील करना चाहें तो ये देखो, जो 1 कूलम होता है उसमें होता है, नहीं समझो, हाँ 1 कूलम जो होता है, सुनो 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 पहले, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये ठीक है, ये डाटा याद रखिए। अब एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए पता है कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए लगते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर तुमसे कहे कि ये 1 एम्पियर का कोई चीज है, ये 1 एम्पियर का कोई चीज है, वो एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में उसमें से फ्लो हो रहा है, तो मतलब 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उस तार में से जा रहे हैं, मतलब उस डिवाइस में से जा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे एक कूलम। एक कूलम मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए लगते हैं, और 1 सेकंड में वो एक 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहा है। मतलब अब देखो 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, तो मतलब कितना ज्यादा कूलम चार्ज 1 सेकंड में बह रहा है। ठीक है, और विजुअलाइज देखो, ऐसे डीप विजुअलाइजेशन के साइंस एडवेंचर को फॉलो कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हमारा टॉपिक है, हमारा देख सकते, रुक जाओ आगे टॉपिक हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एम्पियर हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एम मीटर हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। देखो यार, चार्ज विथआउट बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बोलो कि चार्ज, अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर में देखो, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ना पहले से इसमें मौजूद होता है, तो ये क्या होगा, अगर इसमें कोई बैटरी या सेल नहीं लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहा होगा? ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और यहाँ पे जो करंट बनेगा वो आई नेट बनेगा, वो इक्वल होगा 0 के। यहाँ पे कोई करंट नहीं बह रहा, कैसे कि अगर ये चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी करंट बनेगा। ठीक है, तो कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन अगर जो ही हम इसमें बैटरी को कनेक्ट कर दे, ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दे, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ये पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, तो इसे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव, तो चार्ज इधर का बहने लगेगा। ठीक है भाई, चार्ज बहने लगेगा, किधर का भी बन जाएगा, यह इधर पॉजिटिव होगा तो इधर की बहने लगेगी, इसे पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन वो करंट जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इधर के जाने लगेगा, और इसमें जो आई नेट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब आई नेट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ करंट बनने लगेगा, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब
अब देखो यार, हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना, बहुत सवाल आता है इससे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना हमने वर्क किया एक कूलम चार्ज को भगाने के लिए, मतलब वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट अनदर। मतलब कितना हमने वर्क डन किया किसी पर यूनिट चार्ज पे, कितना हमने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए। मतलब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का मतलब, वर्क डन जैसे मान लो इसका जो एसआई यूनिट होती है वर्क डन की, क्या होती है? अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो डब्ल्यू अपॉन चार्ज को क्यू, और इसे पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो वी होती है, ऐसे वी, वोल्ट, ठीक है। नहीं, वोल्ट नहीं होती, वी इसका सिंबल, पोटेंशियल डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वोल्ट। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से देखें तो वर्क डन के जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और कूलम चार्ज की जूल पर, ठीक है। तो ये जूल कूलम इनवर्स आएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे फॉर्मूला से आई है, और एसआई यूनिट इसकी वोल्ट भी है, किसी की इससे वोल्ट नहीं खोजा था एंड्री मेरी, एंड्री मेरी कह रहा हूँ, वो एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, ठीक है। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब समझ में नहीं है अभी तक। हमने इसकी एसआई यूनिट देख ली, सब चीज देखी है, लेकिन मतलब क्या है इसका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कितना हमने काम किया एक चार्ज पे। जैसे देखो आ, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक वोल्ट का मतलब क्या है, कि हमने कितना, कितना वोल्ट, एक वोल्ट का मतलब ये है कि हमने कितना एक जूल एनर्जी खर्च की एक कूलम चार्ज को भगाने के लिए। मतलब हमने एक जूल की एनर्जी खर्च की एक कूलम चार्ज के लिए। जैसे मान लो 200 250 वोल्ट, तो हमने 250 जूल एनर्जी को खर्च किया एक कूलम चार्ज के लिए। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट भागेगा और इलेक्ट्रिसिटी हमें अच्छे मिलेगी, ठीक है। तो यही मतलब है कि कितना हमने काम किया एक कूलम चार्ज को भगाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों ही कह दो, सेम बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा आएगा ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट हीरो टॉपिक है भाई, हीरो टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो ओम्स लॉ क्या है? इफ टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर remain constant, current flowing, current flowing in, current flowing in conductor is directly proportional, proportional to current, directly proportional to volt, डायरेक्टली पोटेंशियल टू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी, ठीक है। ये छोड़ो, ये याद है तुम्हें। देखो ये क्या बोला है? अगर टेम्परेचर और कंडक्टर का जो डायमेंशन अगर हम लोग सेम रखें, तो जो अगर करंट जितना तुम फ्लो करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो पोटेंशियल, मतलब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तुम जितना करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, क्या बोला, इफ टेम्परेचर एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना किसी कंडक्टर में करंट तेज भागेगा, ऑब्वियस बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से और ये I से, करंट को I से। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो कांस्टेंट जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे जो आएगा हमारा कांस्टेंट वो आएगा R। ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आगे एक और फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, ये ओम्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था, ओम्स ने फॉर्मूला दिया था। ये ओम्स लॉ से फॉर्मूला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे उतना किसी कंडक्टर में करंट भागेगा, ठीक है, अगर इसका जो टेम्परेचर एंड डायमेंशन सेम रहेगा तब, ठीक है। अब इसे थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं V इज इक्वल टू I, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। ये देखो, तो इसका मतलब, अब देखो V इज इक्वल टू आर आई मिल गया, लेकिन अब मुझे बताना होगा, अब क्या बताना होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो इसी फॉर्मूले से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं उससे से आप समझाते हैं। देखो ये V इज इक्वल टू आई, ये एग्जाम में पूछ लेता है ग्राफ, इसलिए बनवा रहा हूँ। इस यहाँ पे V और यहाँ पे I रखोगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मतलब जितना V बढ़ाओगे उतना I भी बढ़ेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो, ठीक है। लेकिन ये R क्या है, R देखो क्या है, रेजिस्टेंस, इसको नाम दिया हमने, जो ये वाला V इज इक्वल टू आर आई, ये जो नाम है इसका नाम दिया हमने रेजिस्टेंस, 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 इसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is a property of conductor which oppose flow of current, ठीक है भाई। देखो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फ्लो ऑफ करंट को रोकती है किसी कंडक्टर में, मतलब देखो 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 देखो, मैंने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, V इज इक्वल टू आई आर, अगर मैं इस R को यहीं रहने दूं, इसे भेज दूं तो V इज इक्वल टू आई, और देखो ये जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके साथ, ये तो समझते हो। देखो अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा और इसे मैं बढ़ाऊंगा तो इसे कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा कम होगा। तो मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को रोक रही है, करंट को रोक रही है। तो क्यों, जैसे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया कि जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। अब ये किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम होती है, देखो ये जो ये R है, ये जो R है ये कंडक्टर के लिए, कंडक्टर्स के लिए कम होती है। R जो है वो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए कम होता है, लो होता है, R इज लो। अगर इंसुलेटर में, इंसुलेटर के लिए ये हाई होता है, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी नहीं हो, वो सब पिछले क्लासों का है, ठीक है। R इज हाई, ठीक है। और एलॉय के लिए, एलॉय के लिए ये इंटरमीडिएट होती है, मीडिएट। लेकिन सर ये समझ में आएगा, लेकिन ये कैसे होगा, देखो यार अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे ये कंडक्टर के लिए लो होता है, इंसुलेटर के लिए हाई होता है, और जो है एलॉय के लिए इंटरमीडिएट होता है, मतलब ठीक है उससे चला जाता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है फ्लो। देखो तो यार अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जो कि हमें पूरा रेजिस्टेंस का खेल समझा देगा।
देखो यार वो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? देखो यार पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ यार कुछ भी बोला हो तो माफ कर देना, ठीक है। अगर लेंथ, देखो पहला फैक्टर है लेंथ। ये लेंथ कैसे फैक्टर है? जैसे देखो अगर मान लो कि कंडक्टर का ये है लेंथ, तो इसमें करंट का लीकेज कम होगा ना, इसलिए देखो जब हम लोग पंखे को खूब दूर लटकाए होते हैं तो उसमें जो करंट होता है वो बहुत कम, मतलब उसको वो बहुत धीरे धीरे चलता है। क्यों धीरे धीरे चलता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ एक फैक्टर है। तो जो लेंथ होता है कंडक्टर का वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि लंबी तारें जब हम खूब दूर तक लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हमारा करंट क्या है, हाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए देखो अगर हम ये पंखा वगैरह को खूब दूर जाके लगाते हैं, खूब बड़ी लंबी वायर लेके जाते हैं, तो क्या होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस उसके कारण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए वहां पे वो जो पंखा होता है एज कम्पेयर टू जहाँ फास्ट होता है वहां तेज चलता है और जहाँ दूर होता है वो धीरे चलता है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझते हो? तो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब जितना मोटी तार रहेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम रहेगा। ऐसा नहीं मतलब कि मोटर में तुम लगा रहे हो 10 जो वो छोटी छोटी मोटर आती है उसमें मोटा मोटा वो खंबे वाली तार लगा दो, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना तुम एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, ठीक है। और अब दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यही यही मैंने कहा था ना आगे पढ़ेंगे, यही है कैसे कंडक्टर के लिए ज्यादा कैसे कंडक्टर कम। तो देखो यहाँ पे तो देखो इन दोनों का, जैसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो एक सेकंड, हाँ चल रहा है। यार ये लगता नहीं है क्या, सॉरी, ठीक है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले को और दूसरे को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो ये L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड ये है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अरे यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे लिखा वो एक ही बात है, लेकिन फॉर्मूला लाने के लिए हम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो R ये है लेंथ, ये I क्यों लिखा है भाई, L, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड R इज ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कर दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर दो और यहाँ पे एरिया क्रॉस, एक ही बात है भाई। वो मैं फ्लो में लिख दिया था लेकिन दिखाता है ऐसे, एरिया क्रॉस, जितना ये बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा और जितना ये बढ़ाओगे इतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वही सेम बात है, मतलब यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात है। देखो लेंथ और एरिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा यार, मैं ब्रो, R is directly proportional to L by A. R is directly proportional to L और inversely proportional to A, ठीक है। अब अगर हम इसे ऊपर लें, अगर हम इसे ऊपर लें तो R is directly proportional to L and inversely proportional to A. R is directly proportional to L and inversely proportional to A, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ये इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम है रो।
तो ये इक्वल लगा है और यहाँ पे कांस्टेंट लगा है रो एल बाई ए, और यही फॉर्मूला बताएगा कि कैसे ये कंडक्टर के लिए ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता है, और कैसे इंसुलेटर के लिए लो, और कैसे जो होता है आपका एलॉय उसके लिए इंटरमीडिएट। देखो तो ये जो है, ये जो निकला है इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी, इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, इसे हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी, इसे हम लोग कहते हैं रो, और इसी का नाम भी है रजिस्टिविटी। और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो इसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कंडक्टर के लिए क्या होती है, कंडक्टर के लिए ज्यादा कम होती है, और इसी रजिस्टिविटी की वैल्यू जो है इंसुलेटर के लिए ज्यादा होती है, इंसुलेटर के लिए ज्यादा होती है, और इसी रेजिस्टिविटी की वैल्यू एलॉय के लिए इंटरमीडिएट होती है। इसलिए ये जो है कंडक्टर के लिए कम होती है, और इंसुलेटर की लिए ज्यादा होती है, और एलॉय के लिए इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। इसीलिए हमें कंडक्टर में बहुत जल्दी करंट, मतलब बढ़िया करंट होता है, ठीक है, कंडक्शन ज्यादा बढ़िया करता है, ठीक है। इसलिए जो करंट वारंट वायर और बनाई जाती है वो कॉपर वगैरह की बनाई जाती है, किस लिए, क्योंकि उसमें वो एक मेटल है, और मेटल बढ़िया कंडक्टर होता है, कंडक्टर होते हैं, इसलिए उसमें जो रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो बढ़िया कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। मेटल जनरली कंडक्टर बढ़िया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा है, बहुत आसानी है। देखो अब अब क्या पढ़ेंगे, अब देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे प्लीज। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यार कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का क्या मतलब होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे हम दो तरीकों से रजिस्टर को लगाएंगे और देखेंगे कि उसमें जो है वी नेट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, और दूसरे वाले में देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब है बहुत सारे रजिस्टर को एक साथ मिला देंगे और उन्हें अलग अलग, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में लगा के देखेंगे। देखो पहला जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है वो सीरीज होता है, सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, नाम सुना है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन वोल्ट जिसमें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, वोल्टेज बोलो, कुछ भी बोलो, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स इज सेम। क्या ऐसा सीरीज जिसमें वोल्टेज क्या हो, सेम हो, लेकिन करंट डिफरेंट हो, करंट इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें, ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें वोल्टेज अक्रॉस सेम हो रजिस्टर्स में, लेकिन उनमें जो करंट हो वो डिफरेंट हो। जैसे देखो ये एक रजिस्टर में, रजिस्टर का देखो पहले साइन वगैरह जान लो, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ ये रेजिस्टेंस होता है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे करके अगर अगर ऐसे लाइन बना दिया जाए तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये सब साइन जान लो। क्लोज सर्किट का क्लोज वगैरह जानते हैं ना, देखो ये सर्किट मान लो, ये प्लस ये नेगेटिव, अगर ये कोई सर्किट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है, तो देखो ये पॉजिटिव होता है बड़ा वाला और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सर्किट का डायग्राम, ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, बहुत बार बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ सर्किट ओपन और क्लोज कैसे दिखाएंगे, अगर इसमें ऐसे ये बिंदु है तो ये मतलब ओपन है, अगर ये नहीं है तो ये क्लोज है, शायद ऐसे ये देख लेना है, भूल रहा हूँ शायद इसमें, हाँ ये सही बताया, सही बताया, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम, उस करंट इज डिफरेंट, मतलब करंट जो है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। मतलब जैसे ये एक कोई रजिस्टर है कुछ 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 कुछ, और ये एक रजिस्टर है, और ये सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम इसमें वी नेट टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो है इसमें करंट है वो सेम होता है, करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, तो करंट डिफरेंट होता है, और वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम होता है, तो V1 V2, इसमें भी सेम वोल्टेज, इसमें भी सेम वोल्टेज, तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज सेम रहता है,
करंट इज डिफरेंट, नहीं नहीं, इसमें वोल्टेज डिफरेंस होता है, सॉरी 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 सॉरी, वोल्टेज सेम, नहीं नहीं सॉरी, इसमें जो है वोल्टेज वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट, और करंट इससे, मतलब इसमें जो है वोल्टेज वो डिफरेंट रहेगा लेकिन करंट सेम रहेगा। जैसे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है, तो ये मान लो रजिस्टर R1, ये R2, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि गलत हो गया था। अब देखो इसमें वोल्टेज क्या है, डिफरेंट रहेगा, तो V1 और V2 ये अलग अलग है, और करंट ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें निकालना होगा टोटल रेजिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो यार हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो वोल्टेज नेट है वो इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 और सो ऑन, जितना रेजिस्टेंस दिया होगा उतना तुम लिख दोगे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा था, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं, हाँ आई आर लिख सकते हैं, आई आर नेट इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3, ठीक है। तो इसमें से हम लोग आई को कॉमन ले लेंगे, तो आई को कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ पे जो आई आर है, यहाँ से आई कैंसल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आर नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब अगर हम किसी सीरीज में है जिसमें करंट जो है वो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंस रहता है, वोल्टेज डिफरेंस रहता है और करंट सेम रहता है, अगर हम ऐसे कोई सीरीज है, सीरीज मतलब ऐसे लाइन 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 पर रजिस्टर लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऐसे लाइन 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 से होगा, ठीक है। तो उस ऐसे कोई है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, डेरिवेशन, हम लोग डेरिवेशन भी कराए हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरफ फॉर्मूला बोल दिया है, वो डेरिवेशन क्या, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसी सीरीज को निकालने का, मतलब सर एक थोड़ा सा कुछ क्लू दो, देखो ये कोई मान लो रेजिस्टेंस है, 1 2 3, देखो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और रेजिस्टेंस की अगर एसआई यूनिट ओम होती है तो यार इसका देखो एसआई यूनिट वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं पहले फटाक से। अगर जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, तो इसकी ऐसा तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई ये वोल्ट अपॉन करंट, एम्पियर आई, वी बाई आई, ठीक है। तो वी बाई आई इस फॉर्मूले से लिया भाई, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो ये जो है ये फॉर्मूला जो मुझे मिला वो इससे मिल गया। देखो ये वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट का फॉर्मूला वोल्ट ही होता है, वी ही होता है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो पहला तो इसका जो है आ गया वो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये पहला फॉर्मूला, पहला एसआई यूनिट आ गया। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला से आया, लेकिन अगर हम करंट, बार बार एम्पियर लिख, करंट, ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम अगर हम अगर हम इसके और एक एसआई यूनिट पे ना, ये सब देखो यार ये सब हमारे किए हैं ओम्स लॉ ने, मतलब ओम्स बाबा ने, तो ओम्स बाबा के नाम पे हमने इसकी एसआई यूनिट रख दी ओम, जैसे कुछ ऐसा ओमेगा इसे कहते हैं, इसका नाम रख दिया ओम, ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट रख दिया ओम, ठीक है भाई। अब देखो मान लो इस सीरीज में कह रहा था ऐसे जिसमें करंट क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन करंट सेम होगा, ये ये ये, ठीक है, ऐसे सीरीज में सारे रजिस्टर लगे होंगे। तो देखो मान लो ये कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, वोल्ट वोल्ट एम्पियर इनवर्स होती है, लेकिन वो हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। 2 फिर 4 ओम फिर 6 ओम, तो इनका जो है पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आर नेट इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, क्या होगा 6 4 10 10 टू 12 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम। इसमें जो सीरीज में निकालने का तरीका होता है वो सबको जोड़ दो है, निकल जाएगा। अब आते हैं एक और कॉम्बिनेशन की तरफ जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे रजिस्टर्स पैरेलली
पैरेलली ज्वाइंट हो और जिसमें वोल्टेज सेम हो लेकिन करंट डिफरेंट हो, वो उसका उल्टा उल्टा सीरीज का उल्टा, सीरीज का उल्टा, उल्टा उल्टा ऑफ सीरीज। देखो सीरीज का उल्टा का मतलब देखो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन on which voltage is same but current is different। इसमें करंट डिफरेंट होता है। देखो पैरेलल का मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन। देखो ये मान लो कोई सोर्स है और ये कोई है आपका, ऐसे ये रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया ऐसे, फिर यहाँ पे एक ऐसे रजिस्टर लगा दिया ऐसे, तो ये ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ऐसे रजिस्टर जिसमें वोल्टेज वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट, करंट डिफरेंट। अब इसके यूजेस भी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लो। देखो इसमें क्या है, ये रजिस्टर इसके पैरेलल है, ये रजिस्टर इसके पैरेलल है। सीरीज में क्या था, सारा वैसे ही कनेक्ट था, सीरीज में सीरीज किसी लाइन में कनेक्ट था। तो इसको आरनेट, इसका टोटल रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, इसका टोटल रजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे, इसमें करंट सेम होता है तो आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो I को जगह हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, तो करंट की जगह हम लिख सकते हैं, करंट ये जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो सॉरी V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम लोग करंट की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो हम यहाँ पे आई नेट के लिखेंगे V बाई आर नेट इज इक्वल टू V बाई आर 1 प्लस V बाई आर 2 प्लस V बाई आर 3, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग V को ले ले कॉमन, तो अगर हम लोग V को कॉमन ले ले तो V इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3, और यहाँ पे V यहाँ पे रहने तो, और आर नेट, ठीक है। तो यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा और आर नेट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। मतलब अगर सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर दो, लेकिन पैरेलल में है तो उसे 1 अपॉन आर 1 को या फिर 1 अपॉन आर मतलब उसके अपॉन को ऐड कर दो, तो वो आपको सारा नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है भाई। देखो एक सवाल भी करके देखेंगे इस पे, तभी ये समझ में आएगा। एक सवाल इससे, देखो एक सवाल क्या है इससे, ये देखो ये कोई है, ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 6 ओम का है, ये 10 ओम का है, ठीक है। तो क्या आर नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 को ऐड कर दो, सारे को नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो 1 अपॉन आर नेट, आर 1 क्या है 2 है, 2 ओम, और यहाँ पे क्या है 6 ओम, और यहाँ पे क्या है 10 ओम, ठीक है। 2 6 10, तो 2 6 10 का एलसीएम ले लो, 2 6 10, 2 1 2 3 2 5, ठीक है। अब 3 से ले लो 1 1 5, 5 से ले लो 1 1 1, तो ये 5 तो 30, यहाँ पे आएगा 30, देखो तो 2 15, यहाँ पे 15 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, ऐसे 3 है, 30 किससे जाता है भाई, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। तो 15 5 20, 20 प्लस 23 अपॉन 30, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आप लोग आंसर देना है, कुछ इतना ओम आएगा। देखो जो पैरेलल में आता है आरनेट वो बहुत कम आता है, और जो सीरीज में आता है वो बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमारे हाउस में भी पैरेलली सारी चीजें लगी होती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में लग गया 3 ओम का, फिर 3 ओम का, फिर 3 ओम का, तो 3 3 6 3 9 9 ओम, 9 ओम, ठीक है।
लेकिन अगर हम इसे सीरीज में पैरेलल में कन्वर्ट कर दें, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ठीक है, अगर ये पैरेलल में 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो ये इसका जो आरनेट आएगा वो आपको आएगा 1, किसकी 3 एलसीएम लोगे 3/3 आ जाएगा 1। तो इसमें देखो है, इसमें 9, इसका टोटल आरनेट आया 9 और इसमें 1 ओम आ गया, मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम रहता है। तो इसलिए हम लोग हाउस होल्ड सर्किट या घर दुकान कई जगह हम ये पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीरीज का। अब देखो इनके यूजेस की बात करेंगे। देखो हाउस होल्ड सर्किट में, हाउस होल्ड सर्किट में हम लोग हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। देखो जो हाउस होल्ड सर्किट होते हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के और क्या यूज होते हैं, क्योंकि देखो ये क्यों हाउस होल्ड सर्किट में यूज होता है कि इसमें रजिस्टेंस जो आरनेट आता है वो बहुत कम आता है, बहुत लो आता है, तो इसलिए हम इसे हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं। और देखो और और है और है कि अगर हम लोग किसी चीज को पैरेलल में, इफ वी कनेक्ट things in parallel, we can on off individually। देखो अगर हम लोग किसी भी कनेक्शन को अगर हम लोग पैरेलल में किए तो हम उसे इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर पाएंगे। सीरीज में देखो क्या है, ये देखो मान लो कोई सोर्स है, ये है रजिस्टर, अगर हम लोग यहाँ पे एक लगा दे स्विच, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया तो ये सारा बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारा ब्रेक हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक हुआ तो सारा, तो मतलब सीरीज में क्या होगा कि हम लोग किसी को इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मान लो इसे ही बस ऑफ करना है तो इसे भी ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर स्विच लगा देते हैं तो सर्किट ही रुक जाएगी और करंट ही फ्लो नहीं करेगा, और सर्किट के बिना कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, सर्किट अगर क्लोज है तो। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल देखो, ये मान लो पैरेलल है ऐसे, और ये पैरेलल है ऐसे, और ये पैरेलल है ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो करंट डिवाइड होगा, करंट से में मतलब क्या है, I1 इसमें I2 हो गया, लेकिन वोल्टेज तो सब में सेम रहेगा ना, वोल्टेज सेम रहेगा। और देखो अगर हम लोग यहाँ से स्विच लगाएंगे तो जो करंट है इधर से फ्लो होके चला जाएगा, इधर से फ्लो होके मतलब अपने बैटरी के पास चला जाएगा। तो यार यहाँ पे तो हम यहाँ पे अगर ये वाला बल्ब को बंद करना है तो यहाँ पे स्विच लगा दें, ये वाले बल्ब को बंद करना है तो यहाँ पे, मतलब इसे हम लोग इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर पाएंगे अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें। लेकिन अगर हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये सर्किट ही क्लोज कर देगा, तो इसे हम इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं कर पाते हैं। अब देखो आगे हम इसे हाउस होल्ड सर्किट में इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज इज सेम। क्यों वोल्टेज सेम हमें चाहिए, देखो करंट डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वोल्टेज अगर सेम रहेगा तो किसी अप्लायंस को चाहिए जितना वोल्ट वो अपने हिसाब से ले लेगा, लेकिन इसमें वोल्टेज ही डिफरेंट कर देगा तो वो जितना चाहिए उतना पे चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज इसमें सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। कॉम्बिनेशन अब तो हो गया भाई। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का क्या मतलब है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, देखो यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर ऐसी मतलब यूनिट होती है जिसके साथ हम सरकार को जो पैसा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी, वो इसी के हिसाब से देते हैं। जैसे देखो इसके जो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर क्या होता है, पहले पावर समझते क्या होता है। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितना पावर होता है, अगर हम कितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसे अनुपात, या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। मतलब देखो
ये पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। एसआई यूनिट पावर की वॉट होती है। जैसे अगर देखो पावर दिया हुआ है, किसी वर्ब पे लिखा होता है ना एनर्जी कंज्यूम, भाई एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, कितना काम कर रहा है पर यूनिट टाइम, या फिर कितना कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस एनर्जी चूस रहा है एक सेकंड में। जैसे लिखा होता है 100 वॉट, 100 वॉट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, इसकी वैसे देखो फॉर्मूला से क्या है, वर्क वर्क डन का क्या होता है? जूल, और टाइम क्या क्या होता है? सेकंड, तो जूल सेकंड इनवर्स। लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होती है, हमारे बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट जो कि स्टीम इंजन का इन्वेंट किया था, वो वॉट, जेम्स वॉट, उनके नाम पे पड़ी हुई है ये एसआई यूनिट। तो अगर 100 वाट है तो मतलब 100 ये जूल, ठीक है, 100 जूल एनर्जी वो एक सेकंड में खर्चा कर रहा है। अगर किसी पे लिखा है 100 जूल, ठीक है, अगर किसी अप्लायंस लगा लिखा हुआ है 100 वॉट, तो मतलब 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में खत्म कर रहा है। तो इससे हम लोग कहते हैं पावर, कि कितना किसी का पावर, कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में। जैसे 200 वाट, तो 200 वाट का मतलब 200 जूल एनर्जी वो एक सेकंड में खत्म कर रहा है। वर्क का पावर जूल, और एक सेकंड में खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो इससे अब 200 जूल एक सेकंड में, अगर हमसे सरकार अगर 2 जूल में पैसा लेने लगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमसे सरकार जूल में पैसा नहीं लेती है, इसलिए हमने बनाया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। पावर की कुछ कॉमर्शियल यूनिट बना दी। अब ऐसे 100 जूल एक सेकंड में खर्चा करा, तो मतलब यार 10 सेकंड में 15 सेकंड में कितना खा जाएगा, कितना पैसा ले लेगा भाई? 75 करोड़, 60 करोड़, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो इसलिए कॉमर्शियल किसी यूनिट बना दी। देखो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट होता है, यूनिट है KWH। KWH का मतलब किलो वाट आर। किलो वाट आर मतलब 1 किलो वाट आर में, 1 किलो वाट आर में 36 लाख, 36 लाख जूल एनर्जी। मतलब अगर तुम इसे हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, इसे हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का पैसा, जैसे 1 यूनिट का पैसा 7-8 रुपए, 10 रुपए, इतना ही होता है। ठीक है, तो 1 किलो वाट आर 36 लाख जूल एनर्जी, मतलब एक, अगर आप 1 यूनिट खर्चा करें तो आपने 36 लाख जूल एनर्जी बहुत सारे अप्लायंस में झोंके हैं, एनर्जी आपका कंज्यूम हुआ है 36 लाख जूल एनर्जी, तब जाके आप 1 किलो वाट, और जो कि बहुत बड़ी यूनिट है। अब बल्ब भी आप अगर 100 वाट के जला रहे हो तो 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में खर्चा कर, मतलब वो सोचो 1 घंटे में कितना करेगा और 50 मिनट में कितना करेगा। तो भाई वही बात ना, तो 36 लाख जूल एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 रुपए इसका एक का होता है। जैसे जैसे 20 यूनिट आया, 25 यूनिट आया, तो मतलब 20 किलो वाट आ रहा है। ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ लाइफ समझ लिए, पावर समझ लिए। अब पावर के कुछ और फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलास ऑफ पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर के कुछ और फॉर्मूले होते हैं। देखो फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर की कुछ और फॉर्मूला होने का मतलब, देखो देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये समझ लिया हमने। लेकिन एक और पावर का, ये हर पावर के लिए है। आपने क्लास 9 में जो पावर पढ़ा इसी पावर की बेस्ड है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए और फॉर्मूला होता है पावर का, जो कि है, देखो एक और फॉर्मूला होता है पी पावर जी। अब ये इसे डेराइव भी करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ पे वोल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे W अपॉन टी हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन अगर W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा था V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे V इंटू जो कूलम की क्यू, तो यहाँ पे V इंटू क्यू लिख सकते हैं, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो वर्क, तो ये वर्क, यहाँ पे वर्क को मतलब वर्क को हटा के यहाँ पे V इंटू क्यू लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख दिया और टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब वर्क के जगह हम लोग V इंटू क्यू लिख सकते हैं भाई, आपके कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं V यहीं पे रहने दूं और Q अपॉन T को, आप इसे पहचानते हो, Q अपॉन T क्या होता है? करंट होता है, करंट। V इंटू टी होता है करंट, तो V इंटू आई, देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, तो P इज इक्वल टू इंटू P इक्वल टू V इंटू आई। ये भाई अगर मैं V को इधर ही रखूं और Q अपॉन T को अलग कर सकते हैं ना भाई,
V इंटू, तो इसे हम लोग करंट भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे I लिख दिया, तो एक और फॉर्मूला आपका आ गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, थोड़ी सी यार जवान लड़खड़ा जी, बहुत देर हो गया, तो भाई एडजस्ट कर लेना। समझ में आ गया ना? तो V इंटू आई, और इसे थोड़ा सा अलग रख लेंगे, तो ये Q अपॉन P को हम लिख सकते हैं करंट, तो P इज इक्वल टू वी आई, इसका एक और फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे ये वोल्ट है इंटू करंट है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर मतलब देखो, अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला हमने ये डेराइव किया P इंटू वी आई, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी आई की जगह पे आई आर भी तो लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, और इस आई को यहीं पे रहने दें, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये एक फॉर्मूला है पावर का, आई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, चलो अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, अगर हम लोग पावर को यहीं रहने दें, अगर हम लोग हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इंटू आई। ठीक है, तो अगर हम लोग करंट को V को ये रहने, करंट का क्या फॉर्मूला निकला है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, तो I क्या निकल गया, V बाई आर, तो यहाँ पे V बाई आर लिख सकते हैं क्या? अगर V बाई आर लिख सकते तो V इंटू वी, तो V स्क्वायर बाई आर, ये भी एक पावर का फॉर्मूला होता है। तो समझ में आ गया? और सबकी एसआई यूनिट क्या होगी, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, तो सबकी एसआई यूनिट होती है वॉट। ठीक है भाई, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, पहले हम लोग, हाँ सब समझ लिए कमर्शियल यूनिट है हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई यार ये वीडियो सबसे लंबा होना चाहिए भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज, बहुत मेहनत लगी, सबसे खड़ा हूँ यार तुम्हारे लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा है तो वो कुछ हीट पैदा करेगा। जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीट होता है, वो करंट का आई मतलब करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप करंट को बढ़ाओगे इतना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और हीटिंग जो होता है वो टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना देर तक आप किसी चीज को इस्तेमाल करोगे उतना ही वो गर्म होता है, सिंपल बात। तो हीटिंग इफेक्ट टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हीटिंग इफेक्ट एक और चीज के प्रोपोर्शनल होता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक रुकावट है, तो जितना रुकावट होगा उतना वो चीज गर्म होगा। तो आई स्क्वायर जितना करंट रहेगा, इसलिए जो हैवी अप्लायंस होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल अप्लायंस। ठीक है, और जो टाइम है, जितना अच्छा में जैसे तुम बहुत ज्यादा देर तक फोन इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ गया तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। और एच जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। बोलो हाँ या नो? ठीक है, अगर ये सब है तो हम लोग इसे कंबाइनिंग कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करोगे तो निकलेगा हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसका फॉर्मूला क्या है, हीट क्या है, हीट क्या है, हीट एनर्जी है। तो हीट अगर एनर्जी है तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। क्या हो गई, जूल 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 जूल। ठीक है, अब देखा इसके बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे आई स्क्वायर आर टी को मैंने पावर डिराइव किया, तो ये तो पावर अपॉन टी। ठीक है, और इसको पावर को हमने वी बाई आई लिखा था, तो ये टी। ठीक है, वी बाई आई और टी, पावर को वी बाई आई लिख सकते टी, और यहाँ पे हमने पावर को जो है वी स्क्वायर बाई आर प्रूफ किया, तो यहाँ पे टी। तो ये उतने ही फॉर्मूले बन गए जितने पावर के हैं। ठीक है भाई, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, शायद एप्लीकेशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए। देखें एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन के बाद दो न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन के बाद दो न्यूमेरिकल, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है भाई। एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या, जो हमारे बल्ब होते हैं, जो पीले वाले बल्ब होते थे पहले, ये वाले बल्ब, ये वाले बल्ब ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाले जो बल्ब होते हैं,
एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीटिंग इफेक्ट, ये वाले जो बल्ब होते हैं, इसमें जो ये वाला तार होता है वो बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3380 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस, जो जिसका बहुत हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये गर्म हो जाता है और हमें ग्लो करता है। तो ये भी एक हो गया। और इसके जो ये है, इसमें कुछ इनर्ट गैसेस भरी होती हैं, जिसका आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, और बहुत सारी हीलियम हो गई, ये सब इनर्ट गैसेस भरी होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये ग्लो होता है। ये देखो, आपने ये जो तार होती है वो टूट जाती है, लेकिन कभी जलती नहीं है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कुछ इनर्ट गैस है, जैसे आर्गन वार्गन, हीलियम वगैरह भरा रहता है, ठीक है। अब ये मेटल किसका बना रहता है? टंगस्टन का, जो कि बहुत ज्यादा हीट होता है तो ग्लो करता है। अब दूसरा है फ्यूज। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। देखो, कोई सेफ्टी डिवाइस है, अगर देखो, अगर मान लो तुम्हारे घर में ये करंट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। अगर इसमें एक्सेस करंट आएगा तो ये अपने आप को, इसका जो है सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट जाने से रोक देगा। इसमें जैसे 5 एम्पियर इसमें सेट कर दिया, तो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा? ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और आपके अप्लायंस को हैवी बता देगा। और एक और चीज है भाई, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है, एक और चीज है, जैसे आपके घर में होता है कुछ हीटिंग अप्लायंस, हीटिंग अप्लायंस, 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 हीटिंग अप्लायंस, जैसे टोस्टर, ओवन, आयरन, इस सब में क्या लगा होता है? इन सब में लगा होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम नाम तो सुना होगा इसका भाई। निकेल और क्रोमियम, ये एक एलॉय होता है, जो कि बना होता है निकेल, निकेल नाम के मेटल के, और निकेल एंड क्रोमियम, क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम से बना होता है नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक हीट को बाहर निकालता है, इसलिए इसलिए ओवन, टोस्टर, आयरन, इन सब वगैरह में यूज होता है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, जो है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है? जब जब सर्किट में जब सर्किट में मान लो ये कोई प्लग है, ये प्लग ऐसे ऐसे ऐसे, अगर इसके बीच, अगर ये वाला, ये ओवरलोडिंग इसी में पढ़ना है, शायद इसी में नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में ओवरलोडिंग है क्या? अगर मान लो, अगर नहीं पढ़ना, हीटिंग, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में शायद पढ़ना है। अगर मान लो पढ़ना भी है, तो इन दोनों के बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो वो ओवरलोडिंग कर जाता है। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए, या फिर लाइव वायर इसके न्यूट्रल वायर के एक्सीडेंटली टच कर जाए, तो ओवरलोडिंग नहीं, यहाँ पे वो होता है, यहाँ पे वो सर्किट फॉल्ट होता है, सर्किट फॉल्ट, ठीक है, सर्किट फॉल्ट होता है। यहाँ पे क्या, अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच कर जाती है, तो इसमें जो तो क्या, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और इससे शॉर्ट सर्किट, हाँ शॉर्ट सर्किट, सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जल वल जाता है, ठीक है। अब ये यार आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, शायद इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम वहां पे पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। अरे सुनो 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 सुनो, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन कराया है क्या? तो भाई क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं कराया, बस थ्योरी रटवाते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिख लो भाई, क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे। किसी आयरन का रजिस्टर है 20 ओम, देखो रजिस्टर कैसे निकालते हैं, 20 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस है 20 ओम, और इसमें करंट है 5 एम्पियर का, करंट है 5 एम्पियर का, और टाइम दे रखा है 30 सेकंड तक फ्लो हो रहा है। तो हीट कितना जनरेट हो रहा है? हीट होता है आई स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर, करंट कितना है? 5 एम्पियर का स्क्वायर 25, प्लस इंटू रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है इसमें 20 ओम, इंटू टाइम 30 सेकंड तक,
तो ये आपका आ जाएगा 3000 जूल। 3000 जूल इतनी आपको हीटिंग मिलेगी, हीटिंग आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, ये जल्दी जल्दी करने के लिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा सवाल कर लो भाई। दूसरा सवाल थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के लाऊंगा। दूसरा सवाल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 250 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब, उसको पावर है 250 वोल्ट ना, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड विद, उसका जो वोल्ट है वो है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट एंड 100 वाट, पावर 100 वाट है, पावर 100 वोल्ट, पावर 100 वॉट। ठीक है, पावर 100 वाट है। और उसमें निकालना क्या है, वाट इज रजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस को निकालना है। और इफ वोल्टेज, अब रेजिस्टेंस को पहले निकाला और फिर बोला अगर वोल्टेज 110 हो जाए, अगर वोल्टेज 110 हो जाए तो व्हाट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम बाय बल्ब। तो वो फिर अगर वोल्टेज इतना है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, और अगर वोल्टेज इतना हो जाएगा तो वो कितना वाट, कितना पावर कंज्यूम करेगा। मतलब पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, ये पावर। तो पहले रेजिस्टेंस निकालने हैं। देखो, तो V, इसमें V दिया तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना है ना भाई। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, हाँ ठीक है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, अगर V स्क्वायर तो 250 इंटू 250, 250 और पावर को अगर हम रेजिस्टेंस को यहाँ पावर, तो पावर कितना है 100, पावर 100 आएगी। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 22 22 कितना होता है, 22 22 होता है 484, 484, 484 ओम रेजिस्टेंस आ गया इसमें। बल्ब में रेजिस्टेंस है 484 ओम का। लेकिन 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 अगर हम इसमें कर दें गुल्लाबाड़ी और इसकी जो है यही फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये अगर ये कर दें, अगर हम लोग वोल्टेज को 110 कर दें, अब देखो यार हमें रेजिस्टेंस तो मिल गया, 110 वोल्ट कर दें, 110 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना कर दे, रेजिस्टेंस हमें मिल गया 484 है, 484 है। तो पावर, हमें पावर निकालनी। देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या था, पहले दिया था वोल्ट और पावर दे दिया था, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना कि उस बल्ब में रेजिस्टेंस कितना है। फिर हमने बोला कि वोल्ट अगर इतना हो जाएगा तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो यार देखो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, और अगर मैंने वोल्ट को ये पुट कर दे, पावर निकल जाएगी कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब आप इसे कट पीट करो, जो करना है करो, आएगा आंसर 25 वॉट, 25 वॉट इसका आंसर आएगा। देखो यार कितना था, 100 वाट था और कितना हो गया 25 वॉट हो गया। तो ये बहुत आसान सवाल था। तो चलिए अब धीरे धीरे आप सवाल करते रहिए, और ठीक है, थैंक यू।